हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीकिंग जीनियस द पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय अभ्यास शाला। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जो जुड़ा हुआ तो हर घर से है, पर इसके बारे में बात खुल के कोई करता नहीं है। वुमेन्स हेल्थ, फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ और उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर प्रतीक ककानी, एक फर्टिलिटी सर्जन, एक एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट विद एडवांस ट्रेनिंग फ्रॉम फ्रांस। ऑल्सो उनका एक यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल भी है विच इज नोन एज मिस्टर एंड मिसेस गायनी, एंड यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। इस वीडियो की शुरुआत हम बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे और समझेंगे कि क्या रोल्स होते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन और एक गायनेकोलॉजिस्ट के। फिर आगे बढ़कर ये भी जानेंगे कि क्या मेजर और माइनर प्रॉब्लम्स है या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इस फील्ड की, क्या लीगल साइड है, लीगैलिटीज आ सकती हैं इस फील्ड में, आती हैं इस फील्ड में। फिर थोड़ा और डेप्थ में जाकर ये जानेंगे कि इस प्रोफेशन की रियलिटी क्या है, किन किन चीजों से एक डॉक्टर, स्पेशली इस फील्ड का डॉक्टर, जूझता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुके हैं इस फील्ड में। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ लिसनर, या समवन हु वांट्स टू जस्ट अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स बेटर, दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते प्रतीक सर। नमस्ते। बहुत समय बाद मिलना हुआ आपसे। ठीक है, जैसा आज का टॉपिक है गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिशियंस, ठीक है, पहले तो मुझे लग रहा है मैं वर्ड गलत बोल रहा हूँ, तो आप सही बोल रहे हैं। हाँ। मतलब लोगों को पता नहीं होता है, बट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे होता है। मतलब सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, इट इज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सो बेसिकली ये अगर कोई बंदा, स्पेशलिटी है बेसिकली ये, तो कोई बंदा अपना एमबीबीएस का बेसिक करने के बाद जब स्पेशलिटी लेता है तो ये दोनों एक साथ होती हैं। करेक्ट। ओके, तो मतलब स्पेशलिटी कितने साल की होती है बेसिकली? 3 साल की। तो 3 साल के अंदर बेसिकली आप लोगों को ओबी गायनी एक साथ ही कहते हैं, Correct. राइट? शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, तो ओबी गायनी की ट्रेनिंग एक साथ हो जाती है। करेक्ट। ओके, सो पहले तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे है कि थोड़ा मैं जब रिसर्च कर रहा था तो चला पता कि जो मेल हैं इस ओबी गायनी के मेडिकल ब्रांच में, वो वर्कफोर्स में थोड़े ज्यादा है नंबर में इंडिया में। ये कितना सच है? नहीं, मतलब सो रीजनली अगर आप देखेंगे तो एनसीआर में या नॉर्थ इंडिया में ओवरऑल बहुत कम मेल्स है। बट आप साउथ इंडिया या वेस्टर्न इंडिया जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे काफ़ी मेल्स है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत साल से एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई इसकी वजह है कि इतना ये जो मेल का पार्टिसिपेशन है कुछ जगहों पे कम है, कुछ जगहों पे ज्यादा है? इसमें पर्टिकुलर रीज़न तो नहीं, मतलब आई थिंक पेशेंट कंफर्ट से रिलेटेड है थोड़ा, बिकॉज ओबीगाइनी में एज यू नो कि सारी के सारे पेशेंट्स फीमेल ही होते हैं, सारे फीमेल रिलेटेड ही डिजीजेस हैं। जैसे सो मैं आपको ओबी और गायनी का भी डिफरेंस एक बता देता हूँ। सो ओबी इज ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। सो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऑब्स्टेट्रिक्स इज एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड गायनेकोलॉजी इज एवरी अदर फीमेल प्रॉब्लम अदर देन प्रेगनेंसी। नॉर्मली प्रेगनेंसी में सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप किसी को पूछेंगे कि गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, पूछना चाहिए ऑब्स्टेट्रिशियन कौन है। फिर से इसको फिर से रिपीट करो। ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो सारा का सारा रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ओके, व्हेन यू से प्रेगनेंसी की पहले ट्राइमेस्टर से लेकर डिलीवरी तक कंप्लीट, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने के भी पहले जो आपका मतलब ट्रीटमेंट होगा वो एक ऑब्स्टेट्रिशियन, एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन मैं करूंगा। और अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है, जैसे दूसरे प्रॉब्लम्स है, फाइब्रॉइड है, ब्लीडिंग है, या एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमाइसिस, जो भी है वो सारा कुछ है गायनेकोलॉजी में। ओके, लेकिन इसकी पढ़ाई सेम ही होती है पढ़ाई क्योंकि मेन बॉडी सेम ही है। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो बेसिकली आपका प्रसूति और आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का साइंस है ये एक साथ ही पढ़ाया जाता है, और तब बंदा स्पेशलिटी कर लेता है 3 साढ़े 3 साल के आसपास, डिपेंड करता है। 3 साल फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए तो। सो अब दूसरा पॉइंट आता है कि एज अ मेल आपने ये फील्ड क्यों ऑप्ट करे? सो मेडिकल फील्ड में आप अगर फील्ड्स देखेंगे सारी, तो 2 मेजर स्ट्रीम्स होती है। एक होता है मेडिसिन रिलेटेड, जिसमें मेनली फिजिशियन काम है, मतलब पेशेंट आपके पास आ रहा है एंड आप कोई ना कोई मेडिसिन से उसको ट्रीट कर रहे हो, या तो आप मतलब डायग्नोसिस कर रहे हो उनका, जिसमें आप टेस्ट कर रहे हो और पेशेंट का क्लिनिकल प्रोफाइल देख के उसके क्या सिम्टम्स है, क्या है, उसके हिसाब से एक गेस कर रहे हो कि ये डायग्नोसिस हो सकता है। उसके लिए आप कोई स्पेसिफिक टेस्ट कर रहे हो एंड उससे डायग्नोसिस बना के उसका दवा दे के उसको ट्रीट कर रहे हो। एजुकेटेड गेस बेसिकली। करेक्ट। एंड सेकेंड इज सर्जिकल ब्रांचेस। सर्जिकल ब्रांचेस में अगर कोई पेशेंट आपके पास में कोई डिजीज से आ रहा है,
तो उसको आप सर्जिकली ट्रीट कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई गांठ हो गया है या कोई सिस्ट हो गया है बॉडी में कहीं पे, तो उसको आप सर्जिकली करेक्ट करके उसको ट्रीट कर रहे हो। ओके। तो गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स ये एक ऐसा ब्रांच है, सिर्फ ऐसा ब्रांच है जिसमें आप क्लिनिकली भी पेशेंट को देख रहे हो, डायग्नोज भी कर रहे हो, मेडिसिन से भी ट्रीट कर रहे हो, प्लस आप सर्जरी भी कर रहे हो। सो इट इज़ अ वेरी गुड मिक्स ऑफ फिजिशियन एंड सर्जिकल ब्रांच, जिसमें मेरा इंटरेस्ट हमेशा से फिजिशियन ब्रांचेस में था, प्लस मुझे सर्जरी करना भी पसंद था। सो यही एक ब्रांच था जिसमें मैं दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस लेके जिसमें मेरे को इंटरेस्ट आता प्रैक्टिस के लिए आगे भी। सो दैट्स व्हाई आई चोज ओबी-गायनी। सो और थोड़ा पहले आते हैं कि डॉक्टर बनना किस समय पे सोच रहा था? कौन सी क्लास में थे या कौन से एज में थे जब सोच रहा कि डॉक्टर ही बनना है? मैंने बहुत लेट सोचा था, लोग तो आई थिंक बचपन से ही डिसाइड कर लेते हैं। मैंने सोचा था 11th के बाद। 11th के बाद? Yes. 11th के बाद? 11th के बाद स्ट्रीम चूज हो, तब तक तो स्ट्रीम हो जाती है चूज। तो 11th में मेरा मतलब 10th तक मेरा फिक्स था दैट आई वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये ऐसे कुछ। बट तो मैंने 11th में मेरे पापा की वजह से, वेरी स्मार्ट डिसीजन नाउ, बट मेरे पापा की वजह से मैंने PCMB चूज किया था। ओके। तो मैंने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों का पढ़ाई किया था। एंड 11th के बाद पता नहीं मतलब थोड़ा रिसर्च करके, कुछ लोगों से बात करके ऐसा लगा कि मेडिसिन है या MBBS है जिसकी तरफ मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा है या इंटरेस्ट ज़्यादा है। सो दैट्स वाई 11th के बाद फिर 12th जस्ट स्टार्ट होने से पहले मैंने स्विच किया था फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मेडिकल। वेरी मतलब लोग अक्सर सोचते हैं, मतलब बिल्कुल सही बोला, लोग 10वीं से थोड़ा पहले सोच लेते हैं कि हाँ मुझे इधर झुकना है। आपने सोचा कि भाई 11th कर लिया है तब कुछ आपको लगा कि हाँ, बट यस यू चोज द राइट थिंग, PCMB राइट? यस। हाँ, तो आपको उधर शिफ्ट होने में आसानी रहा। करेक्ट। बेसिकली आपने करा कहाँ से है इसमें पढ़ाई? आपने स्टार्ट मतलब मुंबई से, कहाँ से? सो मेरा सारा एजुकेशन महाराष्ट्र से ही हुआ है। MBBS मेरा अमरावती PDMC से, फिर इंटर्नशिप मैंने JJ मुंबई से करी। तो अब बेसिकली जो क्वेश्चन आता है, यही आता है लोगों के मन में कि ये एक फीमेल ब्रांच है, ठीक है, और इंडिया इज अ स्पेशल कंट्री, ठीक है, बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर एंड मेंटालिटी, राइट? और फीमेल अपने प्रॉब्लम्स को इस देश में बेसिकली बहुत हद तक एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं और अपनी बॉडी को भी प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ कल्चर, मेंटालिटी, बोथ सोसाइटी प्रेशर जो भी है। सो बहुत सारी फीमेल्स मेरे ख्याल से किसी गायना के पास पहुंच भी नहीं पाती हैं या फिर हिचकती हैं। करेक्ट। तो किसी एक फीमेल को आपके पास तक या किसी भी गायक के पास तक आने से पहले क्या क्या सोच आनी चाहिए कि ये चीजें मुझे जरूरत है, तो मुझे जानना चाहिए, कब से जानना चाहिए? राइट। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने टच किया है। सो वुमेन्स हेल्थ केयर इन जनरल इतना बैकवर्ड है इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। बिकॉज फर्स्ट थिंग कि फीमेल को हमेशा या तो ऑप्रेस किया है या फिर मतलब थ्रू आउट दिस लॉन्ग हिस्ट्री फीमेल्स हैव ऑलवेज बीन ऑप्रेस्ड and every responsibility of a household, finances जबकि has always been considered कि men should lead financially, but whatever a man is earning the woman has to run her household, everything in that finances. So उसका जो finances maintain करने का pressure है वो हमेशा female पे होता था। तो इस वजह से एक तो उनका डाइट जो है और दूसरा उनका हेल्थ जो है, ये हमेशा हाउस होल्ड में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें हमेशा लास्ट आया है। बिकॉज अगर पीरियड में पेन हो रहा है तो हाँ ये नॉर्मल है, हर किसी को होता है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, हाँ तो ठीक है, हर महीने होना ही है ब्लीडिंग, तो हो रही है ब्लीडिंग। अगर आपको मतलब नॉर्मल बैठने में पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है जो कि यूजुअली फाइब्रॉइड्स में होता है, तो उसमें भी मतलब इट इज़ ऑलवेज सेड कि हाँ ठीक है थोड़ा पेन है तो क्या प्रॉब्लम है, हर महीने तो पेन होना ही है, हर महीने ब्लीडिंग होनी है, तो ये भी नॉर्मल है। तो ऐसा ये सब सोच के या सोसाइटल कंडीशनिंग के वजह से फीमेल्स यूजुअली इसको बेयर करती रहती हैं, इसको सहते रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि मतलब उनका पर्सनल हेल्थ जो है वो हमेशा लास्ट प्रायोरिटी रहता है उन्हीं के। यस, राइट, बिकॉज ऑफ सोसाइटल कंडीशनिंग, क्योंकि फाइनेंसेस घर जो चलाना है वो फाइनेंशियली आप ही को करना है। तो बच्चों का हेल्थ हो गया, हस्बैंड का हेल्थ हो गया, बिकॉज उनको काम पे जाना है या जो भी है, तो ये लॉन्ग टर्म मेंटालिटी रही है। डेफिनेटली ये सब कुछ अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, होपफुली नहीं, यस डेफिनेटली इट इज चेंजिंग। बट अगर आप इंटीरियर में जाएंगे रूरल इंडिया में तो अभी भी ये मेंटालिटी है। अर्बन पॉपुलेशन में काफ़ी हद तक चेंज कर रहा है, पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, women are leading financially, leading in every way, leading their household, leading in every way, raising their kids,
also managing their household, also managing their career and everything. तो आज अभी जो हेल्थ के लिए अवेयरनेस है वो डेफिनेटली बढ़ा है, एंड वो पुराना मेंटालिटी शायद पूरा कंप्लीटली स्विच होने में थोड़ा और टाइम लगेगा, बट ये चालू हो चुका है. ओके, बेसिकली हमारे पास एक फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट होता है जो आपने अभी टच किया. फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट के हिसाब से हमारे पास 3 इंडिया है, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3. जो भी आपके 25 लाख के बैरियर को टच करता है, क्रॉस करता है, वो इंडिया 1 में आता है. उनकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी बहुत होती है और उनका एक्सपोजर टुवर्ड्स द ओपन वर्ल्ड इज मोर. करेक्ट. फिर आपका होता है इंडिया 2 जो कि आपके 2.5 से 25 लाख के बीच का ब्रैक होता है. ठीक है, इस वाले लोग भी आप एक्सप्लोरेशन के, इन्वेस्टमेंट के और सर्चिंग के मोड में रहते हैं. ये बहुत चीजें अवेल नहीं कर पाते हैं और बहुत चीजों को अवेल करने के लिए रेडी रहते हैं. देन फाइनल आता है आपका रूरल इंडिया जिसको हम बोलेंगे. ठीक है, 2.5 लाख के नीचे का ब्रैकेट है, सर्वाइवल मोड पे है. इनको बेसिकली अपने हेल्थ की ज्यादा परवाह नहीं है. इनको है कि हाउ कैन आई मेक टू दिस वीकेंड, कैसे ही हफ्ता बन जाए, कैसा आज का दिन हो जाए काम. ठीक है, अब आपके इकोनॉमिकल स्टैंड पॉइंट से 2 इंडिया आ जाते हैं. ठीक है, एक अर्बन इंडिया जिसमें अभी आप और हम रह रहे हैं. ठीक है, एक है रूरल इंडिया जिसकी आपने पॉइंट टच किया कि ज्यादातर इस जगह पे मेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर और एनवायरमेंटल प्रेशर हर तरह का बना हुआ है कि लोग चाह करके खुल नहीं पा रहे हैं या उनको पता ही नहीं कि ऑप्शंस भी हैं. तो रूरल इंडिया में या अर्बन इंडिया में, दोनों में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कितनी है आपके हिसाब से? मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके अवेयरनेस थ्रू अभी अच्छा है, ऐसा नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन. एक उसमें कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन था जो बहुत यूजुअल है कि जो इंडिया 3 की बात आप कर रहे थे कि वो अभी मतलब ये हफ्ता काटना है या अपनी हेल्थ को लेके इतना अवेयर नहीं है या फिर इतना फोकस नहीं कर रहे. ऐसा ज़रूरी नहीं है. इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 तीनों में भी अवेयरनेस चल रही है, अवेयरनेस हो रही है. धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है. इंडिया 1 में भी कंप्लीटली अवेयर है ऐसा नहीं है. अच्छा. इंडिया 2 में भी कंप्लीटली अवेयर है ऐसा नहीं है ना. इंडिया 3 में कंप्लीटली अनअवेयर है ऐसा भी नहीं है. सो इट इज रिगार्डलेस ऑफ विच इकोनॉमिक स्ट्राटा और फाइनेंशियल स्ट्राटा you belong to. It is regardless of your geography. It is regardless of everything. It only depends on what the current condition in the household is. अगर आप एक अर्बन इंडिया में रह रहे हैं बट यू आर स्ट्रगलिंग टू मीट योर फाइनेंसेस, या अगर आप अर्बन इंडिया में रह रहे हैं बट यू आर स्ट्रगलिंग टू मीट योर फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, हाँ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, मीट योर फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, तो इन दैट केस फिर भी वुमेन अपनी हेल्थ हमेशा लोअर प्रायोरिटी पे रखेगी. अगर आपके फाइनेंसेस मैनेज्ड है, फिर आपको अगर हेल्थ इशू है, दैट इज व्हेन दे विल कम अप. It does not depend on where you live, how much you earn, and what your profession is. It is through and through. ओके. मैं इसमें सरप्राइज इसलिए हो गया क्योंकि मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता था कि इंडिया 2 और इंडिया 3 में स्ट्रगल्स हैं. रेशियो वाइज इंडिया 2 में स्ट्रगल होंगे लेकिन इंडिया 3 में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हैं. बट इंडिया 1, आपने बोला कि इंडिया 1 जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोजर पाने वाला इंडिया है, यानी कि बिजनेस फैमिलीज और बड़ी फैमिलीज, वेल्दी फैमिलीज, जो ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से दिख रही हैं, वो लोग भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर आप कह रहे हो कि अवेयर उतना नहीं है. नहीं तो काफी लोग, बिकॉज बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज आप देख लीजिए या फिर आप जनरेशनल फैमिलीज जो है जिनका जनरेशनल बिजनेस है या जनरेशनल वेल्थ है, तो उसमें कितने सारे स्टिग्मा अभी भी है कि नहीं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आप मंदिर नहीं जा सकते हो, मेंस्ट्रुएशन है तो आप किचन में नहीं जा सकते हो, या पूरी तरह मतलब जो वेल्दी लोग हैं हाँ आप नहा नहीं सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू द इकोनॉमिक स्ट्राटा, ऐसा नहीं है. इट इज all across the strata. And ये सारे मिसकंसेप्शन हैं, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये सालों से चल रहे हैं. तो इनको ब्रेक करने में भी उतना ही टाइम लगेगा. ओके, अगेन हम जो भी आज बात कर रहे हैं, हम आज के स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हैं कि अभी 5 साल पीछे, 5 साल आगे और आज. तो ये जो आप बोल रहे हो, ये मिसकंसेप्शंस जो हैं, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. करेक्ट. आपने अपने प्रैक्टिस में देखा ये जो आपने अलग थी. ओके. यस बिकॉज अभी मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था वो एक रूरल मेडिकल कॉलेज से हुआ था. ओके. तो मतलब हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसा था, ट्रस्ट हॉस्पिटल था. okay. उसके 100 किलोमीटर रेडियस में कोई दूसरा टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं था. okay. सो हमारे पास जो वर्कलोड आता था वो ट्राइबल एरिया से भी आता था, रूरल क्राउड से भी आता था और सिटी से रेफर होके भी आते थे जस्ट फॉर देयर ट्रीटमेंट. तो मैंने सारे पेशेंट्स देखे रेसिडेंसी में. इसके बाद में आई हैव वर्कड इन मुंबई ऑल्सो. मुंबई में भी
आपके पास में सब जगह से पेशेंट्स आते हैं, रूरल इंडिया से भी आते हैं, ट्राइबल एरिया से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं. प्लस एक्सेस टू हेल्थ केयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. In Maharashtra specifically, access to healthcare is not a problem. Even in Delhi NCR for that matter, there are thousands of government hospital. There are places where you don't have to pay anything. इंडिया का आयुष्मान भारत योजना ले लो, जहाँ पे 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री में होता है आपका. आपको 1 रुपया भी नहीं देना है हॉस्पिटल को, कुछ भी नहीं देना है. आपको सिर्फ जाना है, अपनी हेल्थ कंसर्न बतानी है, उसका वो डायग्नोसिस करेंगे, जो ट्रीटमेंट होगा वो पूरा करेंगे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, क्वेश्चन इसमें काउंटर क्वेश्चन. आप ये कह रहे हैं कि ये जो आपने प्रोग्राम बताया इसके तहत डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक सब फ्री है? सब फ्री है. ओके, लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन तो होगा ना, बीपीएल हो ऐसे लोग. आयुष्मान भारत में तो आप कोई भी एनरोल कर सकते हैं. सिर्फ उसका ये रिक्वायरमेंट है कि जो हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वो आयुष्मान भारत के साथ एनरोल्ड हो. ओके, अगर वो एनरोल्ड है तो आप जाके वहाँ करा सकते हो. अगर आयुष्मान भारत नहीं है, अगर आप इंडिया बी से फॉर एग्जांपल बिलोंग करते हैं, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है. हेल्थ इंश्योरेंस से कैशलेस फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सारे बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में है. आप कोई सा भी नाम ले लो, हर जगह अवेलेबल है. तीसरा, अगर आप इंडिया ए से है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए सर्विसेज है. उसमें डेफिनेटली इंश्योरेंस में कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आता है कि जो एकदम रिसेंट टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो कवर नहीं होता है. बट आपका उससे जो वट एवर इज मेडिकली फिट टू ट्रीट दैट डिजीज, जो टेक्नोलॉजी से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी, वो आपका कवर होता है. उसके ऊपर अगर आपको टेक्नोलॉजिकली एकदम लेटेस्ट वाले इससे कराना है तो आपको थोड़ा पे करना होता है, आपको कंप्लीट बिल नहीं पे करना है. तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन. ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि फ्री मतलब जो इंडिया सी से आते हैं उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है. वो कोई भी हॉस्पिटल में जाके अपना जो आयुष्मान भारत या MJPJY योजना है, इन सब में एनरोल करके डेफिनेटली अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. ओके, थोड़ा पीछे आते हैं. और जैसे हम लोग अभी मिसकॉन्सेप्शन की बात कर रहे थे, इट्स अ इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग फैक्ट. ठीक है, तो कोई से ऐसे 3 या 5 मिसकॉन्सेप्शन जो आपने सुने हो और आपका भी आंखें खुल गई हो कि इस जनरेशन में या इस टाइम पे भी ये चीजें मिसकॉन्सेप्शन है, 3 या 5. सो पीरियड्स को लेके सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस अराउंड पीरियड्स ही है कि आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप किचन में नहीं जा सकते हो, आप नहा नहीं सकते हो और क्या क्या नहीं. मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिसकंसेप्शंस अराउंड पीरियड्स है. दूसरा, अबाउट बेबी का जेंडर क्या होगा. आप अगर ये खाएंगे, XYZ रसगुल्ला खाएंगे या कोई दूसरा मेडिसिन खाएंगे, उससे जेंडर चेंज हो जाएगा. ये सारे भी मिसकंसेप्शंस है. नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है. पहले तो ये साफ करो. क्लियर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. जब बेबी कंसीव होता है एम्ब्रियो स्टेज में, तब उसका जेंडर डिसाइड हो जाता है. उसके बाद आप कोई मेडिसिन खा लो, कोई रसगुल्ला खा लो, कुछ भी खा लो, वो चेंज नहीं होने वाला. दूसरा, फिर ये बाबा और गॉडमैन ये सब के इनके ट्रीटमेंट्स कि इन्होंने इनका कैंसर ठीक कर दिया, इन्होंने इसका ये ठीक कर दिया, बस ये धागा बांधा था उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ये सारे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ इंडिया A, B और C. जैसे कि मैंने बोला, तो ये हर स्टार्टअप सबसे ज्यादा सरप्राइज किस चीज ने किया? सबसे ज्यादा सरप्राइज जो कर दिया, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग यही था बिकॉज इंडिया ए का जो पॉपुलेशन है, जो फाइनेंशियली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें भी ये एग्जिस्ट करता है. ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था. ये तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था. उनके पास एक्सेस है, उनके पास एक्सपोजर है, रिसोर्सेस है, सब कुछ है. बट फिर भी ये सब चीजों में बिलीव करना ठीक है. मतलब it's their choice. Yes, it is their choice definitely, but belief is one thing and blind faith is another thing. So blind faith is what I have a problem with. Otherwise you can believe in anything and everything. Blind faith is not your problem. Blind faith is in a whole a problem. हाँ, कि भाई आप किसी के लिए कुछ चूज करने की सोच रहे हो, बट वो साइंटिफिकली क्या होता है, स्टेबल चीज नहीं है. ठीक है, आपकी ये सोच के चक्कर में किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, किसी की जनरेशनल हेल्थ खराब हो सकती है. मतलब एक हेल्दी मदर एक हेल्दी प्रोजेनी जन्म देती है, लेकिन वहीं पर आप उस पर हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ धागे के हिसाब से सोच के चल रहे हो, तो ऑफस्प्रिंग भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. सो जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने कुछ समय पहले क्वेश्चन किया, अभी कुछ देर पहले, कि एक फीमेल एक गायनक के पास जाने से हेजिटेट करती है, और आपने मेरा आंख खोला कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है और अराउंड द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. सो अगर कोई एक फीमेल देखें, ओके, इंटरेस्ट पे अवेलेबल है, तो उनको किस चीज से डर जो लगता है नहीं लगना चाहिए, और किस चीज को तैयार होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा?
ऐसा कुछ बता सकते हो? गायनाक विजिट करने में आई थिंक इट इज़ अ नॉर्मल डिस्कशन। पहली बात मतलब यस, मेल गायनाक को फर्स्ट विजिट करने में फीमेल्स हेजिटेट करती है, एंड विच इज़ नेचुरल। आई Yeah. डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दैट। फीमेल गायनाक से थोड़ा बिकॉज फर्स्ट विजिट पे आपको सारी पर्सनल डिटेल शेयर करनी है, पर्सनल बात करनी है थोड़ी, तो उसमें थोड़ा हेजिटेशन किसी दूसरे जेंडर से होना नॉर्मल है, एंड जो मैं भी फेस करता हूँ, एंड इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जब आपका मतलब आप पहले अपना प्रॉब्लम किसी से जिसके साथ भी कंफर्टेबल फील करें उनके साथ शेयर करेंगे, उस पे जाके कोई टेस्ट होगा, कोई सोनोग्राफी होगी या कुछ दूसरा होगा जिससे हमको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप मेनली मेरे पास में रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं, मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड फॉर सर्टन सो एंड सो सर्जरी वो मेरे पास रेफर होते हैं। तो तब वो कंफर्ट फील करते हैं बिकॉज उनको पता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या होना है। अगर उनको पता ही नहीं है या वो किसी से डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट विजिट में यही है कि आपका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो शेयर करने के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, मेल या फीमेल गायनाक के साथ, इट डज नॉट मैटर। ओके, सो एक फीमेल को किस एज पे बेसिकली आपका पीरियड्स आने शुरू होते हैं या फिर वो बेसिकली वयस्क होनी शुरू होती हैं, और पहला विजिट गायनाक को मेल फीमेल रिगार्डलेस कब करना चाहिए? सो यूजुअली पीरियड स्टार्ट होते हैं 13-14 की एज में, आजकल थोड़े जल्दी भी अराउंड 12 भी स्टार्ट होते हैं, Okay. विच इज़ नॉर्मल। एंड विजिट आपको तब करना है जब आपको कुछ हेल्थ इशू है। एग्जाम्पल पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पीरियड में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपको सडनली पेट में पेन होने लग गया, या बहुत ऐसा वीकनेस लग रहा है एंड आंखों के सामने बाय द एंड ऑफ द डे आप इतना टायर्ड हो कि आप मतलब अपना डे भी नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो। इन दोज केसेस आपको विजिट करना चाहिए, जो अप्लाई करता है इवन मेल्स को। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग क्यों है, बट जब भी आप ये पॉइंट में समझाने, जैसे एज अ मेल आप कब डॉक्टर के पास जाते हैं? जब आई फील इल, टू बी ओपन वेरी क्लीन, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है, मुझे कुछ इशू फील हो रहा है, तो आई विल विजिट अ डॉक्टर। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो अगर आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे ही आपको फीमेल्स को ऐसा नहीं है सिर्फ गायनाक के पास जाना है, अगर कोई स्पेसिफिक इशू है, अगर कुछ आई साइट रिलेटेड इशू है तो उनको ऑफ्थैल्म के पास जाना है। अगर उनको कोई नोज या ईयर वाइज इशू है तो उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। वैसे ही अगर आपको अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई इशू है तो आपको गायनेक के पास आना है। ओके, क्योंकि मैंने इसको कभी क्या बोलते हैं प्रॉपरली देखा नहीं है, इस चीज़ को प्रॉपरली एज अ मेल फील नहीं किया है, तो इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने बोला फिजिशियंस को विजिट करो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट करो, आपके ईएनटी को विजिट करो, क्या इतना ही कंफर्टेबल एक फीमेल गायनेक को विजिट करने में होती है, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि उन्हें एक हेजिटेशन होती है? हमेशा नहीं। जैसे फर्स्ट विजिट पे अगर आपको पता है कि आपके साथ कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ ठीक नहीं है, तो हेजिटेशन नहीं होती है, बिकॉज वो आते हैं, वो बताते हैं अपना इशू कि हाँ मतलब मैं ऐसे फील कर रही हूँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पीरियड्स के दौरान ये होता है, अदरवाइज ये होता है, या व्हाटएवर। तो अपना इशू डिस्कस करते हैं, तो हेजिटेशन नहीं होती है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत कि पढ़ के ही चलूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल ही अंधा होकर नहीं चलना चाहिए। सो एक टर्म आया लीगली सेंसिटिव, ठीक है। मेडिकल ब्रांचेस बहुत सारी हैं, ठीक है, एक हाथ में गिना जाए उससे तो बहुत ज़्यादा ही हैं। तो एक ब्रांच को लीगली सेंसिटिव 4 चीज़ें बनाती हैं आपकी, ठीक है। हाई मॉर्टेलिटी रिस्क, हाई डिसेबिलिटी रिस्क, इमोशनल इंटेंसिटी और हैवी रेगुलेशंस, यानी कि हैवी अपने सरकार की तरफ से जो भी रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं। करेक्ट। और इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में, इस ब्रांच में ये सारे अप्लाई होते हैं। तो इट्स वन ऑफ द टॉप बार्स की हाँ सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाला कौन है या फिर हाई अपना लीगली सेंसिटिव कौन है, ओबी गायनी इज देयर, ठीक है। सो अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि पहले तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना रहे हैं इनके लिए वो कौन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही है, कौन बना रहे हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशन? रूल्स एंड रेगुलेशन तो हमेशा गवर्नमेंट ही बनाती है और लीगल बॉडीज बनाती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हमेशा वो जो प्रोसेस है, जो बिल पास होगा, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, डिस्कस होगा, उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाएगा, साइन होके वो लॉ बनेगा। दैट इज द सेम प्रोसेस जो यहाँ भी अप्लाई करता है। ओके, सो सेकंड इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक सब बार, फॉरेन एरियाज में, लोकल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में सब जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है या कुछ अलग हैं? सेम है, एवरीवेयर सेम। इंडिया के लॉ में जो भी भारतीय न्याय संहिता है, जिसमें बीएनएस एक्ट में आपका जो भी लॉज आते हैं, दैट दोज ऑल द लॉज आर एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया।
ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप कह रहे हो कि हर तरफ भारत में सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट हमने जब ऑफ कैमरा बहुत दिनों पहले बात की थी, जबकि पॉडकास्ट का मैंने आपको आइडिया सजेस्ट किया था, तो आपने कहा था कि फॉरेन बॉडीज और इंडिया में जो ये गायनाकोलॉजी या फिर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट बॉडी देखती है। मुझे लगा कि आपने लास्ट टाइम ऐसा कुछ कहा था। सो आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप जैसे मुझसे पूछ रहे थे कि लॉज जो है, जो रेगुलेशंस है, हाँ। रेगुलेशंस ये हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ये हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने कंट्री के लिए अप्लाई करती है। Okay. दूसरा आप जो पूछ रहे हैं वो गाइडलाइंस है। ओके, गाइडलाइंस, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो है, इंडिया की भी आईसीओजी एक बॉडी है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, आईसीओजी इज इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट थ्रू आउट द इंडिया। थ्रू आउट इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जो थ्रू आउट ऑल इंडिया का एक बॉडी है, जो सारे गायनैक्स जो धीरे धीरे करके अपना मतलब एक्सपीरियंस उनका बढ़ता रहता है एंड इवेंचुअली वो बॉडी में जाते हैं। कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई सेक्रेटरी, और ये बॉडी रहता है जो पूरा रिसर्च करके अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल इन द कंट्री, उसके हिसाब से हर साल एक गाइडलाइंस अपडेट करता है। जो गाइडलाइंस होती है स्पेसिफिक डिजीज की, अगर एंडोमेट्रियोसिस के लिए है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं कौन सी गाइडलाइंस को देख के अपने ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक है, ऐसा आईसीओजी का है इंडिया में। दूसरा, वर्ल्ड वाइड एक WHO की गाइडलाइंस होती है। ओके। तीसरा, जो जैसे आप इंडिया ABC की बात कर रहे थे, तो बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड इन ऑल द 3 इंडियाज, सो आई नो। सो यूजुअली इंडिया C में जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो WHO गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने दिया हुआ है। जो WHO में गाइडलाइन के 2 डिस्टिंक्शन भी होते हैं, इकोनॉमिकली रिच, इकोनॉमिकली पुअर, या फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट है या नहीं है, उसके हिसाब से 2 अलग अलग गाइडलाइंस है। तो दोज यू कैन फॉलो। बट इंडिया A और इंडिया B में जो गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं वो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, दैट इज अमेरिकन बॉडी है ACOG, जो गाइडलाइंस देता है। दूसरा, ब्रिटेन का बॉडी है रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जो एक अपना ग्रीन टॉप गाइडलाइंस हर साल देती है। तो हम लोग वो RCOG एंड ACOG, ये 2 गाइडलाइंस इंडिया A और इंडिया B में यूजुअली फॉलो करते हैं, बिकॉज रिसोर्सेस प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास फाइनेंसेस प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट के लिए, एंड एज अ हॉस्पिटल केयर प्रोवाइडर जो रिसोर्सेस है, जो टेक्नोलॉजी है, रिसेंट टेक्नोलॉजी है, वो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो वो होता है जहाँ पे ये दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे WHO की गाइडलाइंस यूजुअली फॉलो होती है। ओके, सो जैसे हमने कुछ देर पहले ही बात करी कि हम आगे 10 साल, पीछे 10 साल और अभी प्रेजेंट के एरिया की टाइम की ही बात कर रहे हैं, और आपके प्रैक्टिस को आई थिंक 10 साल के आसपास तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो अगर 10 साल के आसपास ना हुआ हो तब भी आपने प्रॉब्लम इन 10 सालों में तो देखी है इस फील्ड में एंटर करने के साथ ही। करेक्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कोई ऐसा पिछले 10 सालों में ऐसा प्रॉब्लम इसी फील्ड में या फिर फीमेल्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपने राइज होते हुए देखा है कि विच थॉट कि ये इतना राइज क्यों हो रहा है सरप्राइजिंगली? सो सोशली इफ आई टॉक अबाउट इट, सोशली अभी रिसेंटली ये चल रहा था जो मेंस्ट्रुअल लीव्स, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है, वेरी गुड जजमेंट दैट दे हैव गिवन, कि इन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव्स को सैंक्शन नहीं किया है, एंड फीमेल्स अक्रॉस द कंट्री आर सेलिब्रेटिंग दिस, बिकॉज ये इसकी वजह से जो जेंडर डिवाइड क्रिएट हो जाता, मतलब जो हम जेंडर इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, इसकी वजह से जो जेंडर डिवाइड क्रिएट हो जाता, बिकॉज पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुएशन आर अ नेचुरल थिंग, इट इज गोइंग टू हैपन। यूजुअली इसके अराउंड टॉक जो है ये इसलिए होता है बिकॉज सम फीमेल सफ़र अ लॉट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या पेन बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट दिस इज़ नॉर्मल। अगर पेन बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या कोई इशू है, तो देर इज़ अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी कि आपको एक गायनेक विजिट करना चाहिए एंड अपना एक एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, कि इससे पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। राइट, एंडोमेट्रियोसिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे इसको? सो एंडोमेट्रियोसिस इज बेसिकली जैसा यूट्रस है, यूट्रस के अंदर हर महीने एक एंडोमेट्रियम का लाइन ग्रो होता है। okay. ये एंडोमेट्रियम का लाइन जो है ये बेबी को कैच करने के लिए ग्रो होता है, बट हर महीने में जैसे बेबी कंसीव नहीं हो रहा है किसी के अंदर, राइट। सो जब बेबी कंसीव नहीं होता तो ये एंडोमेट्रियम पीरियड बन के बाहर निकल जाता है। okay. दैट इज व्हाट मेंस्ट्रुएशन इज।
ये एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है ये अब्डोमेन के अंदर, मतलब कि यूट्रस के ऊपर या यूट्रस के अंदर या ओवरी पे या फेलोपियन ट्यूब पे या इवन इंटेस्टाइन्स पे या ब्लैडर पे कहीं पर भी अगर ग्रो करने लग जाए तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो ये टिश्यू जब यूट्रस के अंदर जो लाइन है उसके अलावा बाहर जब जा रहा है, तो जब पीरियड आ रहा है तो ये वहां से भी ब्लीड कर रहा है। तो ये पेट में ब्लीड कर रहा है या ब्लैडर के पास ब्लीड कर रहा है या इंटेस्टाइन के पास ब्लीड कर रहा है या ओवरी में ब्लीड कर रहा है, तो ये ब्लड जो है ये इसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये वही कलेक्ट होता जाएगा और धीरे धीरे जैसे मंथ ऑन मंथ वो ब्लीड होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ के वो एक तो सिस्ट बना लेगा या कलेक्ट हो जाएगा, या वो ब्लड के वजह से सारे स्ट्रक्चर्स आपस में चिपक जाएंगे। ये सारा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से पीरियड्स में बहुत सीवियर पेन या ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। ओके बेसिकली मेरे काम में या फिर मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में और इंटरनेट में ज्यादातर 2-3 चीजों का बहुत शोर होता है, ठीक है। पीसीओडी, पीसीओएस, ठीक है। इनमें से एक मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और दूसरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, और ऊपर से आपने एक जो अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो आपके कहने से मुझे लग रहा है कि ये भी कॉमन है, चाहे इस बारे में बात ना हो रही हो। तो इन तीनों में से कौन सा डील करने में इजी है? डील करने में मतलब है कि मैनेज करने में भी नहीं कहना चाहता मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, तो ये प्रॉब्लम्स ना हो। और क्या एक्सरसाइज सच में इस पर प्रॉब्लम में क्या बोलते हैं रिडक्शन आएगा? अगर बंदा फीमेल्स अगर प्रॉपरली टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करें तो क्या उनको इस टाइप के प्रॉब्लम्स में भी क्या बोलते हैं रिडक्शन दिखाई पड़ता है? दो चीज़ें इसमें आपने पूछी, मैं एक तो क्लियर कर दूं, जो पीसीओडी या पीसीओएस ये बोला है, तो पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो ये दोनों मेडिकल टर्म्स है जो इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। इंटरचेंजेबली मतलब दोनों भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का डिफरेंस जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अलग है, बट बिकॉज ये बहुत कॉमन हो गया है एंड लोग यूज कर रहे हैं तो इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट ये दोनों चीजें सेम है। बात यही है, इसको बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है तो इसका सुनाई भी ज्यादा पड़ रहा है। करेक्ट, नेक्स्ट करेक्ट। तो पीसीओएस एंड पीसीओडी फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग इज द सेम, ठीक है। मेडिकली थोड़ा डिफरेंस होता है जो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक हमारा ऑडियंस जनरल परसेप्शन से सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। अभी मेरे लिए सर ये बताओ कि पीसीओडी पीसीओएस बेसिकली सेम है बट मेडिकली डिफरेंस है क्योंकि कोई एक ज्यादा सीवियर है या फिर कोई ज्यादा क्या बोलते कॉम्प्लेक्स है? नहीं, सो बेसिकली डिफरेंस इतना सा है कि अगर ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट जो पॉलीसिस्ट बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। और एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होता है, जैसा ये एक चीज होगी। दूसरा, अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है या हार्मोनल डिसबैलेंस है या एक्सेसिव वेट गेन है, ओबेसिटी, तो ये सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इसके साथ में एसोसिएटेड ये सारी जो चीजें ये सिंड्रोम है। ओके। तो जब ये प्रॉब्लम पीसीओडी और चीजों की तरफ लीड कर जाए और तरह के सिम्टम दिख जाए तो पीसीओएस में कन्वर्ट हो गया बेसिकली, ठीक है। तो अगेन सेकंड जो क्वेश्चन आया था इसमें कि क्या अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो क्या इन चीजों से आप निजात पा सकते हैं या फिर ये आए ही ना, ऐसा हो सकता है? राइट। सो पीसीओडी या पीसीओएस जो है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यस, इसमें बेसिकली बेसिक प्रॉब्लम ऑन अ बेसिक लेवल, ऑन अ नॉर्मल लेवल एक बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर रही है और जो एनर्जी मुझे चाहिए वो दे रही है, प्लस बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकाल रही है एंड जो थोड़ा बहुत एनर्जी वो स्टोर करके रख रही है, राइट। तो पीसीओएस में यूजुअली मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी खाऊं तो उसको प्रोसेस करने के लिए मेरी बॉडी को बहुत टाइम लगता है। बट जैसे आप दिन में 3 मील्स खाते हैं तो 3 मील्स आप खा रहे हैं बट वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो एक्सेस हमेशा स्टोर होता रहता है, उससे ओबेसिटी या वेट गेन होता है, राइट। तो इसमें आपको ये मेटाबॉलिज्म को मैनेज करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, ये 2 चीजें अगर आप करते हैं तो आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज आपको बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है उसको फास्ट करना है थोड़ा, तो आप वो एक्सटर्नली कर रहे हैं बाय एक्सरसाइजिंग, राइट। तो इट डज हेल्प। यस, इट डज हेल्प इन पीसीओडी एंड पीसीओएस बट नॉट एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में ऐसा अभी भी ये कम्प्लीटली नोन नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, किस वजह से होता है, और इसको ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, जेनेटिक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो एंडोमेट्रियोसिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सिर्फ ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ओके,
ओके। मुझे एंडोमेट्रियोसिस का इतना ज़्यादा आइडिया था नहीं, बट आपके आंसर से लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कॉमन तो है, बट इसके बारे में नॉलेज अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी इसको डील करने के लिए, और लेकिन ये हो बहुत ज़्यादा कॉमन रहा है। करेक्ट। ठीक है। सो एक नंबर बताऊं आपको? या तो PCOS is as common as 1 in 3 females has PCOS. I almost knew it. तो 1 in 3 females मतलब आपके आसपास आपके घर में भी एटलीस्ट 4-5 लोग तो होंगे, उसमें से 2 को उसमें से 2 को PCOS PCOD हो सकता है, राइट। एंड 1 in 10 females across the world has endometriosis, mild to severe। 1 in 10 उतना भी अनकॉमन नहीं है। उतना भी बहुत कॉमन है। मतलब अगर आपके बैच में अगर 50 लड़के हैं, उसमें से 5 को तो एंडोमेट्रियोसिस होगा ही होगा। भले ही माइल्ड हो सकता है, भले ही सीवियर हो सकता है, वो ग्रेड अलग है। बट ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि जिनको है उनको भी पता नहीं कि उनको ये प्रॉब्लम है, नहीं पता, बिकॉज मेनली ये शुरू यहीं से होता है ना। अगर पेनफुल पीरियड्स है तो इसके अराउंड इतना स्टिग्मा है कि ये तो होता ही है। अगर एज अ जैसे मैं मेरे पेशेंट्स की भी स्टोरी सुनता हूँ, वो लोग 10 लोगों को बोलते हैं बहुत पीरियड पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो उनको फर्स्ट आंसर यही मिलता है मैक्सिमम फीमेल से। इवन अ लॉट ऑफ गायनैक्स से कि पीरियड में पेन हो रहा है, सबको होता है, मेरे को भी होता है, ये क्या है, कोई बात नहीं है, मेडिसिन खाओ और ठीक रहो, काम करो, पढ़ाई करो या व्हाटएवर। तो फिर से बोलना पड़ेगा ये वर्ड, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। क्या बोला था अभी, प्रॉब्लम का नाम फिर से बताओ। कौन सी? एंडोमेट्रियोसिस। हाँ, एंडोमेट्रियोसिस। ये जो प्रॉब्लम है ये क्या स्टेजेस में है कि अगर ये स्टेज आ गया है, ये सिम्टम आ गया है, तो यू शुड विजिट। जो आपने बोला कि कॉमन सिम्टम्स के अराउंड ही आता है कि सिवियर पेन और एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग इज द फर्स्ट थिंग। अगर हो रहा है तो जाओ सीधा गायनेक पे। और पेन ऐसा कुछ है कि अगर इस रीजन में बढ़ रहा है तो यू शुड गो, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है। बेसिकली अगर मुझे सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है तो मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लस मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, बट मुझे माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एंडोमेट्रियोटिक लीजन जो है वो नर्व के कितने पास है। तो नर्व के जितना पास होगा, नर्व ही पेन कैरी करता है। अगर नर्व के पास है तो पेनफुल होगा, नर्व के पास नहीं है तो पेनफुल नहीं होगा। तो ये नहीं है, बट when should you suspect endometriosis और when should you visit gynec is अगर आपके डेली लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो अगर पीरियड्स की वजह से कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती है, अगर इतना डिस्टर्बेंस है ड्यूरिंग पीरियड्स कि आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है या कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, देन यू शुड विजिट अ गायनेक। ओके। हाँ, तो मतलब कुछ आपको लाइफस्टाइल में ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बहुत चीजें छोड़नी पड़ रही है इस प्रॉब्लम की वजह से, देन इट्स अ सीरियस। 3 दिन बाद देखूंगी या ये अभी पीरियड को डिले करने के लिए दवा खा लेती हूँ और तो मेरा ये फंक्शन हो जाएगा अच्छे से। अगर ऐसा है तो यू शुड विजिट, इट्स अ कॉल कि यू शुड विजिट गायनेक और एक्सपर्ट। ओके, सबसे पहले तो ये आ गई पर्सनल वाली बात बिल्कुल ही ठीक है। आपसे मीटिंग करने और इस पॉडकास्ट करने में इतना समय लग गया हमें, तो एक चीज तो है कि डॉक्टर्स का शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, और किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग है ये। तो बाकी सब फील्ड से अलग, जैसे आपका फील्ड है ठीक है, प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो इसका एक नॉर्मल शेड्यूल बताओ कि इतना तो बेसिक डेली करना ही पड़ता है, सबसे बेसिक और सबसे सिवियर शेड्यूल आप पूछ रहे हैं। मैं एक जनरल ओबी गायनी का दिन का चर्या पूछ रहा हूँ कि उसको इतना तो वर्क आवर देना ही पड़ता है, और ये सबसे कॉमन है। राइट। सो यूजुअली जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस जो हमने किया है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेक में, वो बहुत रिगरस ट्रेनिंग है। वो इतना रिगरस है कि मतलब हम लोगों का हफ्ते में 2 24 आवर कॉल होते थे, और हर 3 हफ्ते में एक बैक टू बैक डबल कॉल होता था। डबल कॉल मतलब संडे और मंडे कंटिन्यूस में ड्यूटी पे हूँ। तो फर्स्ट ईयर में, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में पूरा साल हमारा शेड्यूल जो है वो ऐसा होता था कि मंडे मॉर्निंग मेरा 24 आवर कॉल है, तो मंडे 24 स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन, सॉरी आप जब फर्स्ट ईयर कह रहे हो तो आप ये स्पेशलिटी का फर्स्ट ईयर कह रहे हो या एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर कह रहे हो? स्पेशलिटी का। स्पेशलिटी, यस, एमएस जो हमने किया है उसमें। तो मंडे अगर मेरा 24 आवर कॉल है तो मंडे मॉर्निंग 6 o'clock मेरा दिन शुरू हो जाएगा। 6 o'clock दिन शुरू होने के बाद में मैं जाके वार्ड में अपने राउंड्स लूंगा, बिकॉज 8 बजे से मेरा इमरजेंसी ड्यूटी चालू होगा। तो 6 o'clock में वार्ड में जाके राउंड्स लूंगा, सारे पेशेंट्स देखूंगा, सारे पेशेंट्स ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद अपने सीनियर को रिपोर्ट करूंगा सारा राउंड, वो राउंड लेंगे।
उसके बाद हम लेबर रूम जाएंगे। लेबर रूम में 8 बजे से नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे तक ड्यूटी है आपकी। रात के 8 से सुबह के 8 तक? सुबह के 8 से अगले दिन सुबह के 8 तक, 24 सुबह के 8 से अगले दिन सुबह के 8। अरे ओके। तो 24 घंटे का ड्यूटी है, जिसमें आपको अगर 1 घंटा सोने मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं। 1 घंटा सोने मिल जाए तो आप लकी है। बहुत अच्छा कॉल गया है। देखो सारी बात एक तरफ, लेकिन एक डॉक्टर का स्ट्रगल एक तरफ। हाँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि ठीक है। ये चीज बहुत ओवरलुक की जाती है। डॉक्टर बचा नहीं पाया, डॉक्टर टाइम नहीं दे पा रहा, डॉक्टर थका हुआ क्यों लग रहा है, जो कि दिखता है कि हाँ लग रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसकी ट्रेनिंग किस हद तक हो रही है। ये जो भी बताया कि 8 से 8 12 नहीं, 8 से 8 24, तो वो देखो आइज ओपनिंग की, अरे 8 से 8 और उस पर भी एक बोल रहे हो कि 1 घंटा सो गए, तो बहुत बड़ी बात, तो बड़ी बात है। ओके, सो अगेन हम आए कि बहुत सारी डिलीवरीज हुई, उसमें काफी सारा टाइम लगा। ऑन एवरेज काफी सारी डिलीवरीज हुई आपकी, 2 दर्जन 3 दर्जन ऑन एन एवरेज 30 से 35 डिलीवरीज हर 24 घंटे में हो ही रही है। ओके, राइट। तो आपको वो सारी मैनेज करनी है। वो 30-35 में आपके 10 से 15 सिजेरियन हो रहे हैं रोज। ठीक है, तो आपको ये मैनेज करना है। तो इसमें सोने का टाइम तो ऑलमोस्ट नहीं ही मिलेगा। अगर 1 घंटा मिल गया तो दैट इज अ वेरी लकी कॉल। ठीक है, तो वो 1 घंटा अभी ये हो गया मेरा मंडे मेरा खत्म हुआ ट्यूसडे मॉर्निंग 8 बजे। सो आपका 8 बजे से 8 बजे तक ट्यूसडे मॉर्निंग ड्यूटी खत्म हो गई। उसके बाद में आप जाके राउंड लोगे, जो सारे पेशेंट डिलीवर हुए वो कैसे है, वो ठीक है नहीं है, वो राउंड आपका खत्म होगा 10 बजे तक। 10 बजे फिर प्रोफेसर, यूनिट हेड जो भी है वो लोग आएंगे, वो अपना राउंड लेंगे, उनके साथ में हम लोग भी राउंड लेंगे और उसी पे टीचिंग होगा कि ये पेशेंट में देखो ये चीज़ आपने देखी, इसका मतलब ये हो सकता है। ऐसे करके प्रैक्टिकल टीचिंग होता है इसमें, जो आपका रेसिडेंसी होता है। रेसिडेंसी में पेपर एंड पेन या फिर ब्लैक बोर्ड और नोट्स का टीचिंग नहीं होता, प्रैक्टिकल टीचिंग होती है। राइट। सो इसमें जाके वो राउंड पे हमको बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग। करेक्ट, बाय डूइंग नहीं, बाय एक्सपीरियंस। मतलब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताएंगे। फिर वंस वी नो, उसके बाद वी गेट टू डू अंडर सुपरविजन। ओके, हाँ। तो फर्स्ट ईयर में आपका मेनली ऑब्जर्वेशन का होता है, सेकेंड ईयर में आप करते हैं, और थर्ड ईयर में आप पे थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला जाता है। तो बाय फर्स्ट ईयर यू आर ओनली ऑब्जर्विंग, बाय सेकंड ईयर एंड क्लोजली ऑब्जर्विंग। करेक्ट, क्लोजली ऑब्जर्विंग एंड कंप्लीटिंग द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग, वो सारा चीज। ठीक है, फिर उसके बाद 12 बजे तक समझो ये राउंड हो गए। 12 बजे के 12 कौन सा है, ये दिन का है रात ये का? ट्यूसडे की दोपहर 12 बजे अभी। हाँ। तो तब तक आपके राउंड्स खत्म हो गए। उसके बाद में फिर आपको सारा पेपर क्रॉस चेक करना है कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। सारे पेपर, सारे फाइल्स बराबर भरे हैं नहीं भरे हैं, सब पेशेंट्स के रिपोर्ट्स आ गए या नहीं आ गए। कल आपने जो भी पेशेंट के इमरजेंसी में रिपोर्ट्स भेजे थे वो सारे ट्रेस करने हैं, वो सारे पेशेंट के रिपोर्ट चेक करने हैं कि सब ठीक है या नहीं। उसके बाद में इवनिंग 4-5 बजे तक आपका ये काम होगा। उसके बाद आपका 6 PM फिर से राउंड होगा, इवनिंग राउंड के लिए आप फिर 4 बजे से प्रिपेयर करना चालू करते हो। 6 बजे वो राउंड होता है। 8 o'clock फिर से प्रोफेसर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये पेशेंट का ये वर्कअप था, ये सारे रिपोर्ट्स हो गए, ये सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं, इसका कुछ और एडिशनल ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है। ये सारा हो गया मेरा 8 बजे तक, ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया। 8 PM। उसके बाद में अगर 8 PM पे फिर से कुछ कोई स्पेसिफिक पेशेंट का कुछ वर्कअप करना है, किसी का ब्लड सैंपल भेजना है, किसी का कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट करना है, किसी का सोनोग्राफी करना है, कुछ करना है, तो वो सब खत्म करते करते 10 बज जाता है। 10 से फिर मैं 10 बजे जाके अपना डिनर करके देन आई कैन स्लीप बाय 11 o'clock। 11 o'clock के बाद में अभी सेकेंड डे मेरा ट्यूसडे खत्म हो गया। ट्यूसडे खत्म होने के बाद वेंसडे जो है, वेंसडे मेरा OT डे है। जो भी सारी गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज है या कोई भी सर्जरीज है जो इलेक्टिवली पोस्ट होती है, मतलब जो इमरजेंसी नहीं है, मतलब वो मंडे को मैंने पेशेंट एडमिट करे, ट्यूसडे उनका वर्कअप किया और वेंसडे को सर्जरी करी और उसके बाद में उसका पोस्ट ऑप होगा। तो वेंसडे के लिए सर्जरी है जो मॉर्निंग 8 o'clock से फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए अभी मैं रात में 11 बजे 12 बजे डिनर करके सोऊंगा। मैं मॉर्निंग फिर 5 बजे उठ जाऊंगा टू ट्रेस द वर्कअप। मैंने आज तो सारा उनका रिपोर्ट्स वगैरह भेज दिया, ब्लड सैंपल्स भेज दिए। कल मॉर्निंग मुझे उसके सब रिपोर्ट्स देखने हैं, चेक करने हैं कि ये सब ठीक है या नहीं है, ये इसमें अगर कुछ एडिशनल करना है तो वो एडिशनल वर्कअप भेजना है। बिकॉज अगर 9 बजे OT स्टार्ट होनी है तो उसके लिए पेशेंट फिट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग और स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो अभी इतना कहा, ये अभी सर फर्स्ट ईयर था, आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, सो जस्ट मुझे क्लैरिफाई कर दो कि ये फर्स्ट ईयर सिर्फ ट्रेलर था या थ्रू आउट द 3 years यही सेम इंटेंसिटी रहती है? इंटेंसिटी सिमिलर होती है, सोने का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, तो थोड़ा रिलीफ हो जाता थर्ड ईयर आते आते? हाँ, मतलब थर्ड ईयर आते आते आप 24 आवर में 2 घंटा सो सकते हो। ओके, मतलब इतना भी इंटेंसिटी खत्म नहीं हुई है। बट या जैसे आजकल है टेक्नोलॉजी का जमाना,
ठीक है, टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में एंटर कर चुकी है और एआई भी हर एक फील्ड में शायद एंटर कर रहा है या कर चुका है। राइट, ठीक है, कर रहा है, कर चुका है, इज अ वेरी रियल थिंग कि कई जगहों पे कर चुका है, कई जगहों पे हो सकता है कि यूज हो सकता ना हो, या फिर एंटर कर रहा हो। कोई ना कोई कंपनी क्रैक करने की कोशिश कर रही होती है कि एआई का यूज इस फील्ड में डाल सकते हैं क्या। करेक्ट। तो क्या ओबी गायनी में भी एआई का यूज आ गया है, हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? सो कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में एआई अभी तक इतना इंटीग्रेट नहीं हुआ है दैट इट इज वर्किंग साइड बाय साइड विद द कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स मतलब जो सीनियर डॉक्टर्स है, जो जैसे कि मैं मेरे पेशेंट्स को मैं ओपीडी में देख रहा हूँ, उनके सिम्टम्स एनालाइज कर रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक बना रहा हूँ, एक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बना रहा हूँ, या फिर उनका डायग्नोसिस कर रहा हूँ। जो भी अभी तक कोई भी एआई इतना एडवांस्ड नहीं है विच कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड सेकेंड थिंग, आई डोंट फील कि एआई इसको रिप्लेस कर सकता है। यस, डेफिनेटली एआई हेल्प कर सकता है डॉक्टर्स टू कम टू अ बेटर डिसीजन, बिकॉज जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आई एम ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली वेरी बैकवर्ड। तो मुझे नहीं पता कि अभी रिसेंटली ये सब एआई और मशीन लर्निंग इसमें क्या हो रहा है, बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि जो टास्क आप रिपीटेडली बार बार रोज कर रहे हो, उसको एआई बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो आपका जो, जैसे मैं बोल रहा था, पेपर वर्क में हमको वही सेम चीज़ें, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें, थोड़े साइन सिम्टम्स अलग है, थोड़े वैल्यूज़ अलग है, थोड़ा कुछ अलग है, तो ये चीज़ें बार बार रोज करनी पड़ती है, जिसमें एटलीस्ट ट्रेनिंग के टाइम बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आई थिंक इवेंचुअली एआई कैन हेल्प विद दीज टास्क्स, कि मुझे मतलब इतना मीनियल टास्क, बट अगेन दिस इज नॉट वेरी मीनियल, दिस नीड्स टू बी क्रॉस चेक्ड अगेन। इवन इफ एआई से मैं उसको फिल कर रहा हूँ, बट दिस नीड्स टू बी क्रॉस चेक्ड, बिकॉज जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका पेपर वर्क है, दैट इज अ मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट। सो जो उस पर लिखा है, अगर मैंने एज ए डॉक्टर उस पर साइन किया है, तो दैट इज अ प्रूफ दैट दिस इज 100% करेक्ट। ओके, कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर ने इसे क्रॉस चेक तो किया ही होगा, हम ये मान रहे हैं, विश्वास है। करेक्ट, क्रॉस चेक किया होगा, और जो मेरे एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है, मैंने वो लिखा है, उस पर अगर मेरा साइन है तो वो एक प्रूफ है, और उसको कोर्ट में भी आप एज अ प्रूफ पेश कर सकते हो, उसको सब जगह यूज कर सकते हो। तो इसीलिए एआई कैन नेवर टेक ओवर मेडिकल प्रोफेशन, it will always be a supporting hand, it will always lend a supporting hand. This is what I feel today, maybe it can change tomorrow, I don't know, hopefully not. Yes. Okay, तो अब एआई से थोड़ा पीछे आते हैं और सिर्फ एक मेन बेसिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन कि क्या ओबी गायनीज टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं किसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन कि कितने हद तक एडवांसमेंट आपने अपने प्रैक्टिस में देख लिया कि इट बिकेम वेरी हेल्पफुल, कि 2 घंटा लगता था 1 घंटे में, आधे घंटे में काम होने लग गया, ऐसा कुछ क्या था ऐसा? करेक्ट। सो बेसिकली नाउ आई डू मेनली गायनी सर्जरीज। मैं सारी सर्जरीज करता हूँ। तो पहले जो है हम लोग ने जो रेसिडेंसी में जो 3 साल एमएस में सीखा था, मेनली ओपन सर्जरी सीखी है। जैसे कि सिजेरियन आप करते हैं, तो सिजेरियन में आप पेट पे एक इंसिजन देख के एब्डोमेन ओपन करके ऑपरेट करते हैं, बेबी को निकालते हैं एंड उसको क्लोज कर देते हैं। तो ये है ट्रेडिशनल सर्जरी जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल ओपन सर्जरीज। उसके बाद में जैसे आफ्टर रेसिडेंसी मैंने सीखा लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी मतलब की होल, एक इंस्टेड ऑफ एक 10 सेंटीमीटर का इंसिजन देखकर एब्डोमेन पे उससे सर्जरी करने की जगह एक 0.5 या 1 सेंटीमीटर के 3-4 होल्स पेट में करते हैं। 0.5 या 1 सेंटीमीटर, हाँ, इतने छोटे हम लोग इंसिजन्स देते हैं, उससे हम इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालते हैं और एक कैमरा जाता है, वो कैमरा से वो विजन के अंदर हम लोग ऑपरेट करते हैं, जिसका आई एम अ स्पेशलिस्ट फॉर लैप्रोस्कोपी एंड नाउ सिंस अबाउट अ ईयर आई हैव स्टार्टेड डूइंग रोबोटिक्स एज वेल। सो रोबोटिक सर्जरी भी लैप्रोस्कोपी की तरह ही है। ये सेम नहीं था? सेम नहीं है। ओके। सो लैप्रोस्कोपी इज बेसिकली कि एक पेशेंट है, पेशेंट पे 3-4 पोर्ट्स गए हैं जिससे मेरे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर गए, कैमरा गया है एंड मैं उसको देख के अपने इंस्ट्रूमेंट्स मेरे हाथ में है जो अंदर जा रहे हैं और उससे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। रोबोटिक सर्जरीज में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो रोबोटिक आर्म्स है। ओके। मेरे हाथ में नहीं है, वो रोबोट से कनेक्टेड है और वो रोबोट का कंट्रोल मेरे हाथ में है एज अ सर्जन। ओके, लेट मी रिपीट इट अगेन। जो अभी आपने लैप्रोस्कोपी कहा उसमें हाथ लिम्स आप ही यूज कर रहे हो, ठीक है, टूल्स और बहुत ही माइनर से छेद करके उसके आप थ्रू अप कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर काम आपके हाथ से ही हो रहा है और जो बेसिक मैकेनिज्म है वो आपका हाथ है, राइट, ठीक है। लेकिन रोबोटिक्स में बेसिकली रोबोटिक आर्म है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी है, वो पूरा मैकेनिकल आर्म है और वो टूल्स भी बेसिकली वही सेम यूज कर रहा है, बट अब उस रोबोट को भी आप कहीं थोड़ा दूर से ऑपरेट कर रहे हो। करेक्ट। तो ऑन अ स्केल छोड़ो,
कितना हद तक ये एफिशिएंट ज्यादा है या फिर लेप्रोस्कोपी ज्यादा एफिशिएंट है, मुझे जानना तो लैप्रोस्कोपी में एक लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप है, मतलब हर कोई उतना अच्छा लैप्रोस्कोपी सर्जरी उतने टाइम में और उतने अच्छे से उतने प्रिसीजन से नहीं कर पाता है, बिकॉज एक मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है अंदर। रोबोटिक से एडवांटेज ये है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है, मतलब इट इज बेसिकली कि जैसा लैप्रोस्कोपी से मेरा ये इंस्ट्रूमेंट अंदर है तो मैं उसको ऐसे 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 मूव कर सकता हूँ। रोबोटिकली मेरा हाथ ही अंदर है और वो रोबोट अपने आप से मूव नहीं कर सकता है, जैसे मैं मूव करूंगा वैसे वो हैंड मूव करेगा, बट उसके पास ज्यादा डायनामिक्स एरिया है कि थोड़ा मूवमेंट बेटर है कंपेयर टू लैप्रोस्कोपी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोटिक बहुत एडवांस्ड है, रोबोटिक भी एडवांस्ड है यस। जो डिफिकल्ट सर्जरीज जैसे एंडोमेट्रियोसिस की हम बात कर रहे थे, एंडोमेट्रियोसिस में बहुत डिफिकल्ट सर्जरीज होती है बिकॉज स्ट्रक्चर्स आपस में चिपक जाते हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए रोबोटिक इज बेनिफिशियल, क्वाइट बेनिफिशियल। तो रोबोटिक्स में दो एडवांटेज है, एक तो मूवमेंट का, दूसरा विजन का। जो मेरा कैमरा है अंदर वो 3D कैमरा है और जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत अच्छा है, मतलब अगर मेरे यहाँ पे सपोज यूट्रस और इंटेस्टाइन ये दोनों यहाँ चिपके हुए हैं तो मैं इसको इतने पास से, मतलब मैं यहाँ से देख के इतने इतने फाइन कट्स लगा सकता हूँ, मतलब मिलीमीटर बाय मिलीमीटर डिसेक्शन जिसको बोलते हैं वो रोबोटिकली बहुत अच्छे से होता है। तो इन सच केसेस, डिफिकल्ट केसेस हम लोग प्रेफर करते हैं रोबोटिकली करें, और जो इतने डिफिकल्ट केसेस नहीं है वो सारे हम लोग लैप्रोस्कोपी से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो एक और चीज है जो अनअवेयरनेस के रेंज में ही आता है, दैट इज प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव। और बेसिकली मैं कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करना चाहता हूँ। पहले तो मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आइडिया है नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं मिला, कभी इस तरह से एक्सपोजर नहीं हुआ कि कोई समझाए कि इस चीज का यूज ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा क्योंकि कुछ फीमेल से मेरा इंटरेक्शन हुआ और थोड़ी बात हुई तो चला पता कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे मुझे लगता था कि सिर्फ इज अ पिल, यू टेक इट, दैट्स अ कॉन्ट्रासेप्टिव। फिर किसी ने बताया कि एक इंजेक्शन टाइप का भी होता है। तो क्या और टाइप के भी होते हैं? किस किस टाइप के होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव? कॉन्ट्रासेप्टिव मेनली दो टाइप के होते हैं, मेनली ब्रॉड कैटेगरी में अगर आप सोचे तो एक है हार्मोनल और नॉन हार्मोनल। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो है जो आपका नॉर्मल हार्मोनल साइकिल जो है उसमें कुछ एडिशनल हार्मोनल बूस्टर देके कंसेप्शन रोकते हैं, मतलब बेबी कंसीव होने के लिए जो हार्मोन्स का नीड है बॉडी को, जो वो नेचुरली बनाएगा अगर स्पर्म और एग मिलते हैं, तो वो ना बने उसके लिए कोई हार्मोनल स्टिमुलस देते हैं जिसकी वजह से वो बेबी ना बने या बेबी ना चिपके। तो वो होते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। दूसरे होते हैं नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें स्पर्म और एग मिले ही ना, इसका हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे कि कॉन्डम हो गया। कॉन्डम इज अ नॉन हार्मोनल, मतलब स्पर्म जाएगा ही नहीं वजाइना में और यूट्रस तक नहीं जाएगा तो नहीं होगा। दूसरा एक कॉपर टी हो गया, कॉपर टी जो कि बहुत वाइडली यूज्ड है, नॉन हार्मोनल। यूट्रस के अंदर एक डिवाइस लगा देते हैं जो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देता है कि स्पर्म और एग मिलके बेबी बना ही नहीं सकते हैं। ओके। सो अभी हम इसमें हम ऑलमोस्ट सारी जनता और एक मैं बात बता देता हूँ, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ऐसे आप बोल रहे थे, पिल हो गया, इंजेक्शन हो गया, ये सारी यूजुअली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। इसमें और भी टाइप है, एक इम्प्लांट होता है जो आपके स्किन के अंदर एक इम्प्लांट डाल देते हैं जो कि 2 से 3 साल तक इफेक्टिव रहता है, कुछ 5 साल तक भी इफेक्टिव रहते हैं, कि एक बार वो इम्प्लांट डाल दिया वो धीरे धीरे हार्मोन रिलीज कर रहा है और जब तक वो अंदर है तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा। पैचेस भी होते हैं जो 3 हफ्ते तक आप पैच लगा के रखो, फिर 1 हफ्ता निकाल दो, जब 1 हफ्ता निकालोगे तो आपका पीरियड आएगा, और जब तक तो रिपीट करो तो बेसिकली जो गोलियां होती है जो आप 21 दिन खाते हो, ठीक है, और फिर 1 हफ्ता नहीं खाते हो तब पीरियड आता है, ठीक है, तो वो टैबलेट्स को एक पैच के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है, जो पैच लगा दो तो वो 3 हफ्ता इंस्टेड ऑफ टेकिंग पॉपिंग अ पिल एवरी डे फॉर 21 डेज आप 21 दिन के लिए पैच लगा के रखो तो स्लोली हार्मोन रिलीज करता है। इज इट वाटरप्रूफ? यस, इट इज वाटरप्रूफ। तो पैच लगा के रखो एंड वो हार्मोन रिलीज करता रहेगा। फिर 1 हफ्ते के लिए पैच निकाल दो, जो 1 हफ्ता आप पिल फ्री रखते हो जिसमें आप टैबलेट नहीं खाते हो, तो वैसे कर लो तो आपका उससे मैनेज हो जाता है। ओके, अभी इम्प्लांट का आपने जब इशारा किया तो आपने अपने बाइसेप ट्राइसेप की तरफ किया, तो इसी जगह पे इम्प्लांट कर दे हैं और इस जगह काम हो जाता है। या सो बेसिकली वो सबडर्मल इम्प्लांट होता है, जो यहाँ का स्किन है ये थोड़ा लूज रहता है, राइट, तो ये स्किन के अंदर इम्प्लांट डालना इज रिलेटिवली इजी कंपेयर टू सेफ, 100% सेफ। वो ऑब्वियसली इसका ट्रेनिंग होता है, इसका सर्टिफिकेशन होता है,
जो डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट ने उसका ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है, दे आर एलिजिबल टू डू दिस इम्प्लांट। ओके, दिस वाज आई ओपनिंग नहीं, आई ब्लास्टिंग थिंग, ठीक है। मैं तो कुछ सोच के आया था, कुछ और ही निकला, तो एक बार उसको सम अप करते हैं इस लास्ट पोर्शन को, ठीक है। तो हार्मोनल, नॉन हार्मोनल के एड्स बहुत देखे हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं ये एड। कॉन्डम हो गया और आप कॉपर टी हो गया, बचपन से देख रहे हैं, ये दोनों एड देखे हैं, ठीक है। फिर आपका हार्मोनल आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे एग्स या तो फॉर्म नहीं होते हैं, या तो जो कॉम्बिनेशन में रिएक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आपका हो गया इसके अंदर पिल, सबको पता है। इंजेक्शन, जो भी मुझे रिसेंटली चला पता। अच्छा, इंजेक्शन कहाँ ये लेते हैं? कहीं किसी भी मसल में, यूजुअली मसल में लेते हैं। ओके, फिर आपका इम्प्लांट हो गया, जो आपके सबडर्मल एरिया में लगाते हैं, और ये कितने समय तक वैलिड रहता है? ये 3 साल से 5 साल, अलग अलग टाइप के आते हैं, जितना डोजेज वाला है वो। और जो एकदम हैरत अंगेज चीज थी, ठीक है, पैच, कि आप पैच लगाओगे और ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए आप फ्री हैं वाला, जो इसके अलावा कुछ और भी है? नहीं, बस यही है। हो गया ना, मैं संभाल नहीं पाता एकदम, मतलब आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन, और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। ये जानकारी बहुत ज्यादा हो गई अचानक से मेरे लिए। मैं इम्प्लांट तक भी झेल गया था। आपने बोला कि हाँ पैच खत्म, मैं बोला ये तो मालूम हो गया। बट अगेन, ये बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं है। अगर आप फार्मेसी में जाएंगे तो बिकॉज यूज कम है, थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, महंगे है, तो इस वजह से अवेलेबिलिटी थोड़ा कम है। बट अगर आप चाहते हैं तो ये अवेलेबल हो सकता है। आप अपने गायनेक को बोलिए, वो लाके देंगे। ओके, अब इसी पॉइंट पे आता है, इन जो हार्मोनल की बात कर रहा हूं मैं सर, हमें इतना तो आइडिया है कि नॉन हार्मोनल में जो कॉपर टी है वो तो किसी गायनेक के थ्रू ही होगा, ठीक है। कॉन्डम है वो ओवर द काउंटर मिल जाता है। अब हम बात करेंगे जब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो पिल मिल जाती है आई थिंक ओवर द काउंटर। ओके, इन चारों में से क्या क्या ओवर द काउंटर नहीं मिलता है? मिलता है हार्मोनल। इसमें एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, आईपिल के नाम से आपने सुना होगा, जो ओवर द काउंटर मिल जाता है। इसके अलावा जो ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स मैंने बताए, ये ओवर द काउंटर नहीं मिलेंगे। इसके लिए कोई ना कोई गायनेक का प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। एंड ऐसे ओवर द काउंटर इवन इफ आईपिल मिल जाता है, इसको बार बार यूज करना इज नॉट रिकमेंडेड। दिस विल सीवियरली डैमेज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यही पॉइंट है ना, क्योंकि अगर मैं ये सोच रहा हूं तो ऑलमोस्ट बहुत से लोग भी ये सोच रहे हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड है वो भी सोच रहा होगा कि हाँ दिस इज द सेफ थिंग टू डू। तो ये मेन पॉइंट है जो आना चाहिए। इसको एक बार थोड़ा जोर से रिपीट कर दो, थोड़ा एम्फेसिस डाल के, कि व्हाट इज सेफ, व्हाट इज नॉट सेफ। बेसिकली कोई भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप एक आधी बार किसी एक साइकिल में ले रहे हैं, दैट इज ओके। उससे ज्यादा एक साइकिल में 2 बार, 2-3 साइकिल बैक टू बैक, मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ आप एक पिल ले रहे हैं, दिस इज नॉट ओके। इससे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत डैमेज हो सकता है। आपका एंटायर हार्मोनल सिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है। जैसे पीसीओडी में भी हम बात कर रहे थे, उसमें भी लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म हार्मोनल डिसबैलेंस होता रहता है। तो आपको पीसीओडी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस पिल पॉपिंग आप पीसीओडी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे रहे हो, जिससे आपकी हेल्थ डैमेज ही हो रही है। यस, सो इसीलिए ये बार बार यूज करना इज नॉट रिकमेंडेड। एक आधी बार इट्स ओके, एक आधी बार मतलब once in a lifetime, not like 1 महीने में एक बार। When you say lifetime, give me some accurate date. So basically हर महीने भी ये खाना नॉर्मल नहीं है, नहीं खाना चाहिए। जितना आप अवॉइड कर सके, बेस्ट इज कॉन्डम्स। use condoms and use condoms. This is the only contraceptive advice that I give all my patients and I will give all my viewers. Okay sir, तो final question ये है मेरा कि एक डॉक्टर की लाइफ जर्नी के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग, एमबीबीएस, फिर आपका स्पेशलाइजेशन, और देन एक्चुअल प्रैक्टिस, जिसमें आप क्लाइंट्स को या बेसिकली पेशेंट्स को डील करते हैं। करेक्ट। सो व्हाट्स नेक्स्ट बिग स्टेप क्या है फिर एक ओबी-गायनी की लाइफ में? जैसे कि आपने बोला एमबीबीएस, उसके बाद में एमएस, दैट इज ओबी-गायनी में एमएस आप करते हैं, ये आपका स्पेशलाइजेशन हो गया। इसके बाद में भी अभी बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी स्ट्रीम्स हैं जो अब डिफाइन होने लगे हैं गायनी में। जैसे दूसरे फील्ड्स में अभी डिफाइंड है काफ़ी सारा, गायनी में अब डिफाइन होने लगा है। जैसे कि एक तो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है, जिसमें आपका इनफर्टिलिटी रिलेटेड सब कुछ आता है। एक गायनी ऑन्को है, जिसमें आपका गायनेक रिलेटेड कैंसर्स जो है, जैसे यूट्रस का, सर्विक्स का, या फिर एंडोमेट्रियम का जो कैंसर है वो सब आता है, ओवरी का। उसके बाद में यूरोगायनेक एक आता है, जिसपे ब्लैडर यानी कि यूरिन और आपका यूट्रस, इससे रिलेटेड जो सारे प्रॉब्लम्स है वो सारे आते हैं। इसके बाद में और 2-3 फील्ड्स अलग होने लगी है, जैसे कि एस्थेटिक गायनी या फंक्शनल गायनी।
जिसमें आपके जो रेगुलर लाइफस्टाइल वाले प्रॉब्लम्स है वो सारे आते हैं एस्थेटिक एंड फंक्शनल गायनी में। उसके बाद में सर्जिकली लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जरीज, जैसे कि ये एक अलग स्ट्रीम नहीं है, बट प्रोफेशनली इसमें प्रैक्टिस अलग है, बिकॉज इसको करने के लिए आपको थोड़ा हाई लेवल ऑफ स्किल चाहिए, लर्निंग कर्व ज़्यादा है, आपको थोड़ा और स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए। उसकी वजह से लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी ये एक अलग स्ट्रीम है। तो ये सारे अलग अलग स्ट्रीम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं एंड इवेंचुअली इसमें भी सुपर स्पेशलाइजेशन कुछ में आ चुके हैं, कुछ में आ जाएंगे कुछ सालों में। तो बेसिकली इस फाइनल क्वेश्चन के आंसर से मैं ये समझा कि एक मेडिकल फील्ड में काम कर रहे डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर की लाइफ में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती कभी एंड होपफुली कभी ना हो। आप लोग अच्छे से सीखते रहें और लोगों को बेहतर हेल्प करते रहें। थैंक यू सर आज के पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। होपफुली हम फिर से मिले। डेफिनेटली। Thank you so much for watching this video till the end. I hope you liked this content and I will make sure to bring out more such content. And if you have any kind of request on any kind of topic, please make sure to comment it. I will read it down. Thank you for watching this video again. Until then, Namo Namah.